मैंने फ्रिज में चावल बनाकर रख दिए हैं और दाल गैस पर ही रखी है। खा लेना, मैं सत्संग में जा रही हूँ। ठीक है माँ। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कविता दिन भर फोन चला चला कर नहीं थकती। शाम को उठकर खाने के लिए जाती है तो देखती है कि दाल दिन भर से बाहर रखी होने की वजह से खराब हो गई है। अरे यार, ये दाल दिन भर बाहर रखे होने की वजह से खराब हो गई है। अब राइस कैसे खाऊं? एक काम करती हूँ, फ्राइड राइस बना लेती हूँ। जल्दी से बन भी जाएंगे और मैं खा पाऊंगी। इतना बोलकर कविता रसोई में जाती है और फ्राइड राइस बनाकर खा लेती है। शाम को उत्तरा घर पर आती है और देखती है कि किचन फैला पड़ा हुआ था। जूठे बर्तन देखकर समझ जाती है कि कविता ने क्या बनाकर खाया है। अरे वाह, आज तो तूने खुद ही चावल बना लिया। मुझे तो लगा था कि भूखी मर जाएगी, लेकिन अपने आलस का त्याग नहीं करेगी। आज सूरज कहाँ से निकल गया? अरे माँ, वो दाल खराब हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि फ्राइड राइस ही बना लूं और बहुत बेहतरीन बने थे। मजा आ गया खा के। हर रोज यही बनाया करो माँ। मैं सही सुन रही हूँ ना कि तुझे खाने में कुछ पसंद आया? वरना तो तू हर चीज में कोई ना कोई नुक्स निकालती ही रहती है। और अब तू बोल रही है कि तुझे फ्राइड राइस पसंद आ गए। हाँ माँ, काफी ज्यादा अच्छे हैं। आप पता नहीं क्यों तरह तरह का खाना बनाती थी। अरे मुझे तो रोज फ्राइड राइस ही बना कर दो, बड़े मजे से यही खा लूंगी मैं। चल, तू इतनी खुश है तो एक काम कर, आज खाना तू ही बना दे। मैं सत्संग में गई थी ना तो बहुत थक गई हूँ। वैसे भी पैर में बहुत दर्द हो रहा है, इसी बहाने तो कुछ काम भी कर लेगी ना। उत्तरा और अपने लिए कविता वापस से चावल बनाती है। कविता ने एक बार ही खाए थे फ्राइड राइस, लेकिन उसे इतने ज्यादा पसंद आए कि वो अब हर दूसरे तीसरे दिन यही बनाने लग जाती है। उत्तरा ने अपनी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा लड़का देखा होता है। शादी के लिए जैसे ही अच्छा मुहूर्त मिलता है, उत्तरा अपनी बेटी की शादी एक रोहित नाम के लड़के से करवा देती है। शादी की पहली रात, सुहाग रात के समय, रोहित कविता से बोलता है, वैसे तो हमारी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दोस्त भी बन जाएं। एक हमसफर अगर दोस्त बन जाए तो जिंदगी का सफर आसान हो जाता है। हाँ, आपने तो मेरे मन की बात बोल दी। तो बताओ, आपको क्या क्या पसंद है? वो कहते हैं ना, लेडीज फर्स्ट। तो तुम बताओ कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है? सबसे अच्छा बनाना क्या आता है तुम्हें? अपने बारे में सब कुछ बताओ मुझे, छोटी बड़ी हर बात। मुझे तो सबसे ज्यादा खाने में फ्राइड राइस अच्छे लगते हैं और मुझे वही अच्छा भी लगता है बनाने में। अच्छा, तो मैडम जी कभी गुस्से में मुंह फुला लें तो इनका मुंह तो बस जीरे वाले चावल ही खोल सकते हैं। चलो, तुम्हें जो पसंद है वो तो मुझे पता चल गया। अब और कुछ भी बताओ अपने बारे में। मुझे तो बस फ्राइड राइस ही बहुत पसंद है। सेकंड ऑप्शन तो कुछ नहीं है मेरे लिए। आप बताओ, आपको क्या पसंद है? मेरी और आपकी दोनों की पसंद बहुत जरूरी है ना। रोहित और कविता इसी तरह काफी देर तक बातें करते रहते हैं। अगले दिन कविता की पहली रसोई होती है। कविता सुबह सुबह खाना बनाने में लग जाती है। खाना तो काफी बनाया होता है, लेकिन खाने में कविता ने फ्राइड राइस भी बनाए होते हैं। सारा खाना कविता नाश्ते की टेबल पर लगा देती है। कुछ देर बाद कविता की सास रीना आती है और खाना देखकर कविता से बोलती है, बहू, पूरी सब्जी तो ठीक है, मीठा भी पहली रसोई में बनाया जाता है, वो भी ठीक है, लेकिन तूने सुबह के समय में चावल क्यों बना दिए? हमारे घर में बस एक ही समय चावल बनते हैं। वो क्या है ना माँ जी, मुझे फ्राइड राइस बहुत पसंद है और मैं बनाती भी अच्छे हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फ्राइड राइस भी पहली रसोई की रस्म में बनाई जाए, तो बस इसलिए बना दिए। चल ठीक है बहू, आज तेरी पहली रसोई है इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखियो कि हमारे घर पर दिन में बस एक बार ही चावल बनता है, वो भी रात के समय। ठीक है माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी और अब दिन में एक बार ही चावल बनाऊंगी। कविता अपनी सास की बात मान लेती है और रात के समय ही चावल बनाती थी, लेकिन कविता को फ्राइड राइस इतना ज्यादा पसंद था कि वो पतीला भर कर बना देती थी। कुछ दिनों तक तो रीना कुछ नहीं बोलती है, लेकिन कुछ दिन बाद रात के समय रोहित, रीना और कविता तीनों एक साथ खाना खाने बैठते हैं। कविता ने फिर से बहुत सारे फ्राइड राइस बनाए होते हैं,
इतना ज्यादा फ्राइड राइस को देखकर रीना बोलती है, बहू मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तू इतने ज्यादा चावल बना रही है। अरे इतने सारे चावल तो घर में कोई नहीं खाता है। रोज रोज अन्न का अपमान करना क्या अच्छा लगता है तुझे? माँ जी आप गलत समझ रही हो, ये फ्राइड चावल बर्बाद नहीं होंगे। मैं हूँ ना, मैं तो जानबूझकर ही ज्यादा बनाती हूँ ताकि बाद में अगले दिन यही खा सकूं। माँ आपको पता नहीं है क्या, कविता को फ्राइड राइस इतना पसंद है कि वो तो हमेशा ही ये राइस खा सकती है। क्यों कविता, अब तक तुमने माँ को नहीं बताया क्या? अरे बताया है माँ जी को भी, लेकिन शायद माँ जी के दिमाग से निकल गई होगी बात। माँ जी आप टेंशन मत लो, आपकी बहू के होते जरा सा भी अन्न बर्बाद नहीं जाएगा, ठीक है ना माँ जी? लेकिन कविता तुम इतना फ्राइड राइस मत खाया करो, जरूरत से ज्यादा तो पानी भी हानिकारक होता है। ये दिन रात फ्राइड राइस खाना सही नहीं है। यही तो मैं भी समझाना चाहती हूँ कि कोई भी चीज एक लिमिट में ही अच्छी होती है, ना कि इतनी ज्यादा। और वैसे भी चावल तो आसानी से मिल जाते हैं, तो कम ही खाने चाहिए ना हमें। मैं क्या करूँ, मुझे फ्राइड राइस इतने पसंद है कि मुझसे रहा ही नहीं जाता इसे बिना खाए। तुम समझ नहीं रही हो हमारी बात को कि हम तुम्हें क्या समझाना चाहते हैं। तुम्हें फ्राइड राइस खाना है तो खाओ, जी भर कर खाओ, लेकिन अपनी सेहत को नजरअंदाज मत करो। आप लोग ही हो जो नजर लगा रहे हो। अरे मैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, मेरी चिंता मत करो। छोड़ बेटा रोहित, इस मंद बुद्धि को समझाने से कोई फायदा नहीं है, ये करेगी तो अपने मन की ही। कविता किसी की भी बात नहीं सुनती है और सबकी बात काट देती है। वक्त बीतता है लेकिन कविता का फ्राइड राइस खाना बंद नहीं होता। वक्त के साथ साथ कविता मोटी भी होती जा रही थी, चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स भी हो गए थे, लेकिन फिर भी वो किसी की बात नहीं सुनती थी। एक दिन की बात है, रीना की पड़ोसन गंगा उसके घर आती है और दोनों बात कर रहे होते हैं। कविता को इतनी ज्यादा मोटी देखकर गंगा बोलती है, अरे रीना तेरी बहू कहाँ है? और ये कौन आ गई भैंस तेरे घर में? इसे तो शायद मैंने पहले कभी नहीं देखा तेरे घर में। यही तो है मेरी बहू। वो क्या है ना, मेरी बहू को फ्राइड राइस बहुत ज्यादा पसंद है, तो बस राइस और फ्राइड ही दिख रहा है अब तो इसके शरीर में। क्या? अरे तेरी बहू कम, ये तो मेरी सास बहुत ज्यादा लग रही है। बेचारा रोहित खुद तो इतना जवान है और उसकी पत्नी 4 बड़े बच्चों की माँ लगती है, साथ में जाने में भी उसे शर्म आएगी। नहीं नहीं, अरे मेरी बहू को मोटापे से कोई दिक्कत नहीं है, उसे दिक्कत तो तब होगी जब कोई उसे फ्राइड राइस ना दे। मोटी बहू को चलने में भी दिक्कत होती है, तभी तो देख अभी भी घर पूरा फैला पड़ा है। दोनों बहुत ज्यादा हंसने लगती हैं और दोनों कविता का बहुत मजाक भी बनाते हैं, लेकिन फिर भी कविता पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक से ही कविता के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो वहीं गिर जाती है। जैसे तैसे करके वे उसे डॉक्टर के पास ले जाती हैं। तब अंकित भी आ जाता है। डॉक्टर क्या हुआ है मेरी बहू को, वो ठीक तो है ना? आपकी बहू के पेट में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुका है, इसी वजह से उनके पेट में दर्द है। वो खाने में क्या खाती हैं? क्या बताऊं डॉक्टर, मेरी पत्नी तो दिन रात सिर्फ और सिर्फ फ्राइड राइस ही खाती रहती है, इसे और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। इसी वजह से इनके पेट में राइस जम गया है और दर्द की वजह भी यही है। अगर ये रोज अलग अलग तरह का खाना खाती रहती तो ये सब नहीं होता। अब इन्हें कुछ दिन यहीं हॉस्पिटल में रहना होगा, क्योंकि वजन ज्यादा होने की वजह से भी इलाज में परेशानी हो सकती है। ठीक है डॉक्टर। ये सारी बातें फ्राइड राइस लवर कविता को बताता है। कविता को अब अपनी गलती का एहसास होने लगता है। तब वो सभी से वादा करती है कि अब वो फ्राइड राइस नहीं खाएगी। खैर कुछ दिनों के बाद कविता वापस से ठीक होकर घर लौटती है और वक्त के साथ साथ उसका वजन भी कम होने लगता है। अब सभी कविता से बहुत खुश थे। कामिनी की बहू रजनी का ज्यादा से ज्यादा समय किचन में ही बीतता था, जिसके चलते उसके हाथ में कोई और चीज हो या ना हो, लेकिन बेलन जरूर होता था। मानो बेलन ही एकमात्र रजनी का हथियार था अपनी बात कहने या समझाने के लिए। एक दिन सुबह के समय रजनी रसोई में पराठे बना रही होती है। तभी उसका पति नाश्ता करने के लिए कमरे से नीचे आता है
और डाइनिंग टेबल पर सिर्फ पराठे रखे हुए देख कहता है, रजनी ये क्या है, नाश्ते में सिर्फ परांठे? अरे कुछ साथ में तो बना देती। अरे मुझे इतनी भूख लग रही है, अब क्या मैं ये रूखे सूखे पराठे खाऊं? अक्षय जी, आपको मैंने याद से पराठे बनाकर दे दिया है, वही बड़ी बात है। मैं तो आपको ये भी नहीं देने वाली थी। कल रात में मैंने आपसे क्या कहा था? कल की तो बात ही जाने दीजिए, आज 1 हफ्ते से मैं आपको कह रही हूँ। क्या कह रही हो तुम यार, मुझे कुछ नहीं याद। अब जो बोलना है साफ साफ बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ तो आपसे बहस करने का मेरे पास भी टाइम नहीं है। आज बस यही है नाश्ते में, चाय के लिए दूध राशन कुछ नहीं है, सब्जी बनाने के लिए सब्जियां भी नहीं है। तो आज आपको इन्हीं सादे पराठों को खाकर अपना गुजारा करना पड़ेगा। 1 हफ्ते से चिल्ला रही हूँ कि राशन भरवा दीजिए, राशन भरवा दीजिए, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। एक तो पहले तुम अपना ये बेलन मुझसे दूर रख कर बात करा करो। जैसे गुंडे लोग हाथ से कम हथियार से ज्यादा बात करते हैं, अब तुम भी वैसे ही अपने बेलन से सारे काम करवाने लग जाती हो मुझसे। अक्षय और रजनी जोर से एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी कामिनी अपने हाथों में पूजा की थाली लिए मंदिर से घर लौटती है और दोनों को आपस में लड़ता देखकर कहती है, राम राम, सुबह सुबह सबके घर में शांति रहती है और एक मेरा घर है जहाँ शांति दूर दूर तक नहीं है। किस बात पर दोनों कटे मरे जा रहे हो? और बहू तू हाथों में बेलन लिए मेरे बेटे को क्या धमका रही है? कभी तो अपने इस बेलन का साथ छोड़ दिया कर। माँ, ये आपकी बेलन वाली बहू है, बेलन ही इसका हथियार है, ये इसे कैसे छोड़ देगी? अरे बेलन से तो ये सब पर अपना हुक्म जमाती है, अभी भी ये यही कर रही है। नाश्ता पानी कुछ पूछा नहीं और बेलन दिखाकर डरा ऊपर से और रही है। जिसे आप तो बड़ा ही डर रहे हैं। 1 हफ्ते से बोल रही हूँ माँ जी इनको कि राशन भरवा दीजिए, लेकिन ये सुनते ही नहीं हैं। खाने में इनको पूरे 36 पकवान चाहिए। नहीं चाहिए मुझे 36 पकवान तुम्हारे, रखो अपना नाश्ता पानी अपने पास। जा रहा हूँ मैं ऑफिस। अक्षय इतना कहकर अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। समय बीतता है, लेकिन रजनी के हाथ में बेलन लेकर बात करने वाली आदत में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक रोज उसकी पड़ोसन कांता उसके घर आती है और वो देखती है कि रजनी हाथों में बेलन लिए सीढ़ियों से उतर रही है। तभी वो उससे कहती है, बहू तू ये हाथों में बेलन लिए कमरे से क्यों आ रही है? अब तूने रोटियां रसोई में छोड़कर कमरे में बनाना शुरू कर दिया है क्या? नहीं नहीं आंटी जी, वो मेरे बाथरूम का दरवाजा लॉक हो गया है, तो उसी को खोलने के लिए मैं बेलन लेकर आई थी, लेकिन खुला ही नहीं लॉक। लगता है जाम हो गया है, अब तोड़ना ही पड़ेगा। बहू लॉक खुलेगा कहाँ से? जो काम हथौड़ी का है उसे भी तू बेलन से ही करने की कोशिश कर रही है। एक हथौड़ी जोर से मारती, लॉक तुरंत खुल जाता। बेवजह ही इतनी मेहनत कर रही है तू। हाँ आंटी जी, बात तो आप सही कह रही हैं। मैंने तो सोचा ही नहीं था, बेवजह मैंने अपने बेलन को ही इतना कष्ट दे दिया। लेकिन मेरे घर में तो हथौड़ी ही नहीं है, तब कैसे तोड़ू लॉक? कांता और रजनी की बातें पीछे खड़ी कामिनी सुन रही होती है। तभी वो उनके पास आकर हंसते हुए कहती है, बहू समझ तो तुझे जब आएगा ना, जब तू अपने इस बेलन का पीछा छोड़ेगी। कोई भी काम हो बस बेलन लेकर पहुंच जाती है। जाने दे कामनी, मुझे पता है कि तेरी बेलन वाली बहू है। जैसे ससुराल में आने के बाद बहुत सी बहुओं के हाथ में रसोई नहीं छूटती, वैसे ही तेरी बहू के हाथ में से बेलन नहीं छूटता है। एक काम कर बहू, तू मेरे साथ मेरे घर चल, मैं तुझे हथौड़ी देती हूँ, उसी से तू अपने बाथरूम का लॉक तोड़ लियो। कांता इतना कहकर रजनी को अपने घर ले जाती है, जहाँ पहुंचकर वो देखती है कि हॉल में बैठे उसके बेटे यश के गले में खाना अटक जाता है और वो जोर जोर से खांस रहा होता है। तभी वो उसके पास जाती है और उससे बोलती है, क्या बेटा तू ऐसे क्यों खांस रहा है? ले पानी पी ले। कितनी बार कहा है तुझसे कि खाना आराम से खाया कर, वरना गले में अटक जाएगा, लेकिन तू है कि मेरी सुनता ही नहीं है। आंटी जी आप ये क्या कर रही हैं? आपका बेटा वैसे ही परेशान है और आप उसे और सुना रही हैं। अरे उसे नॉर्मल हो जाने दीजिए, तब गुस्सा करिएगा। वैसे लोग कहते हैं कि पीठ पर मारने से ऐसी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो देख क्या रही है बहू, मारना ऐसे ताकि इसकी खांसी जल्दी से ठीक हो जाए। कांता के कहने पर रजनी अपने हाथों में बेलन को जोर से उठाती है और यश के पीठ पर मार देती है, जिससे उसकी खांसी तो रुक जाती है, लेकिन वो जोर से चीखते हुए कहता है, आए भाभी, आपने तो मेरी जान ले ली है। ये कौन सा तरीका होता है खांसी को भगाने का? मेरी पीठ तोड़ के रख दिया आपने तो। यश भैया मैंने क्या किया? आंटी जी ने ही कहा था कि मैं मारूं आपको, तो
मैंने मार दिया। लेकिन ये बात भी तो आपने ही बोली थी ना, ऐसे में इंसान के पीठ को थपथपाते हैं। लेकिन आपने तो बेलन से मार मार के मेरी पीठ तोड़ दी। दोनों ही औरत पागल हो एक नंबर की, बेवजह मेरी पीठ तोड़ दी। आय हाय। यश इतना कहकर अपनी पीठ को सहलाते हुए अपने कमरे में चले जाता है, जिसके बाद रजनी भी चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है और अपनी सास को सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर वो कहती है, हाय राम, ये तूने क्या किया? हथौड़ा लेने गई थी और अपने बेलन से बेचारे यश की पीठ तोड़कर आ गई। मूर्ख कहीं की, किसी काम की नहीं है तू। जा जाकर और घर के काम कर ले। कामिनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, तभी एक दिन वो रसोई में काम कर रही होती है और उसे बाहर से जोर जोर से आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर निकल कर देखती है तो एक चोर तेजी से गली में भाग रहा होता है और लोग उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी वो अपने हाथों में लिए बेलन को जोर से घुमाकर उस चोर को मारती है, जो जाके सीधा उसके सर पर लगता है और वो मुंह के बल गिर जाता है, जिसके बाद मोहल्ले वाले उसे पकड़कर बहुत मारते हैं। तभी अक्षय और कामिनी भी वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कांता कहती है, कामिनी, आज तो तेरी बेलन वाली बहू ने कमाल ही कर दिया। क्या निशाना लगाया है। जिस चोर को हम मोहल्ले वाले मिलकर भी नहीं पकड़ पा रहे थे, उस चोर को तेरी बहू ने एक बेलन में ही जमीन की धूल चटा दी। क्या सही निशाना लगाया है चोर के सर पर। तू क्या कह रही है कांता? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे मोहल्ले में चोर घुस गया था और हम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। तभी वो हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन तेरी बहू ने अपने घर से ही ऐसा बेलन घुमाकर मारा उसके सर पर कि वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरा और हमें चोरी हुआ सामान वापस मिल गया। क्या आप सच कह रही हैं आंटी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। बेटा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तेरी माँ की बेलन वाली बहू का निशाना सच में लाजवाब है। एक बेलन के बाद दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी। कांता की बात सुनकर अक्षय और कामिनी हंसने लगते हैं। तभी कामिनी रजनी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहती है, चलो अच्छा है, कम से कम मेरी बेलन वाली बहू के होने से मोहल्ले वालों को कुछ तो फायदा हुआ। कामिनी की बात सुनकर सभी मोहल्ले वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं और उस हादसे के बाद रजनी अपने घर के साथ पूरे मोहल्ले में बेलन वाली बहू के नाम से फेमस हो जाती है।